प्यारे बच्चों, आज हम लोग अणुसंख्य गुण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन। आप लोग को बताया जा चुका है कि अणुसंख्य गुण 4 होते हैं। वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हिमांक का मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है कमी, घटना। अवनमन मतलब क्या होता है? घटना, कमी, डिक्रीज होना। हिमांक क्या होता है? हिमांक प्राय हम लोग जानते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव जमने लगता है, द्रव ठोस अवस्था में बदलने लगता है, उस ताप को क्या कहते हैं? हिमांक। जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलने लगे, वह उस द्रव का हिमांक कहलाता है। लेकिन ये बच्चों वाला डिफिनेशन है। अब हम लोग 12th में आ गए हैं, तो 12th टाइप का डिफिनेशन होना चाहिए। तो हिमांक का डिफिनेशन क्या होगा? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ठीक है, हिमांक का एप्रोप्रिएट डिफिनेशन जो है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। यानी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक। ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव अपने ठोस अवस्था के साथ साम्यावस्था में, यानी किसी द्रव का ठोस और द्रव दोनों साम्यावस्था में, जैसे मान लीजिए जल 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है कि जल इसमें लिक्विड स्टेट में भी रहता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर यह आइस में भी कन्वर्ट होता है, जो कि सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जल द्रव के रूप में भी रहता है और ठोस अवस्था में भी, यानी दोनों अवस्था इसका साम्य अवस्था में होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक कहलाता है। तो हिमांक का 2 डिफिनेशन हम लोग देखें। पहला कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, और दूसरा डिफिनेशन देखे कि जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों साम्य अवस्था में, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक। ठीक, 2 डिफिनेशन देखें। पहला कि द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो वह ताप हिमांक होगा, और दूसरा जिस ताप पर किसी पदार्थ का द्रव अवस्था और ठोस अवस्था क्या हो? साम्य अवस्था में, वह क्या कहलाएगा? हिमांक। अब हम लोग को पढ़ना है हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय डालते हैं, कैसा विलेय? तो जो अवाष्पशील हो और अनअपघट्य हो, तो क्या होता है? वाष्प दाब जो है घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है,
शुद्ध विलायक में विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील तथा अनपघट्ट विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब घट जाता है। अब द्रव का वाष्प दाब घट गया। मान लीजिए द्रव है, शुद्ध विलायक है, इसका वाष्प दाब, इसमें जब हम विलेय मिला दिए तो यह विलयन बन गया। अब यदि इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक का 740 मिलीमीटर यदि हो, ठीक है, तो विलेय जब मिलाएंगे तो इसका वाष्प दाब घट जाएगा, घटकर मान लीजिए कि 700 मिलीमीटर होगी। ठीक है, वाष्प दाब यानी शुद्ध विलायक और विलयन में किसका वाष्प दाब कम होगा? तो विलयन का वाष्प दाब कम। किसके चलते कम हुआ? तो ये विलेय मिलाने के चलते। तो विलेय मिलाने के चलते वाष्प दाब कम हुआ। अब हम लोग हिमांक पढ़े हैं कि जब द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो किसी भी पदार्थ का द्रव और ठोस, आप कल्पना कीजिए कि एक ठोस है और द्रव है, एक ही पदार्थ का एक ठोस अवस्था है, एक द्रव अवस्था है, तो वाष्प किस में ज्यादा बनेगा? ठोस में कि द्रव में? द्रव में वाष्प ज्यादा बनेगा। तो जब वाष्प ज्यादा बनेगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। एक ही पदार्थ का एक ठोस अवस्था है, एक द्रव अवस्था है, तो ठोस और द्रव में वाष्प में कौन बदलेगा? तो द्रव बदलेगा। ठोस की अपेक्षा द्रव जल्दी वाष्प बदलेगा, ज्यादा वाष्प बनाएगा, तो द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होगा। अब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब से ज्यादा होगा, लेकिन हम डिफिनीशन क्या पढ़े हैं कि जब द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर है, तो द्रव का वाष्प दाब ज्यादा है, यह द्रव का वाष्प दाब हो गया और यह ठोस का वाष्प दाब हो गया, तो यह इसके बराबर कब होगा? तो जब यह डिक्रीज करेगा, यानी द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब जब डिक्रीज करेगा तो ठोस के वाष्प दाब के बराबर होगा, तो वाष्प दाब घटना पड़ेगा। और वाष्प दाब और टेम्परेचर में हम लोग रिलेशन पढ़े हैं कि ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है, उसी तरह ताप घटेगा तो वाष्प दाब घटेगा। तो वाष्प दाब घट रहा है और जब वाष्प दाब घटेगा तो ताप भी घटेगा। तो शुद्ध विलायक में विलेय मिलाने पर वाष्प दाब घटता है, और जब वाष्प दाब घटेगा तो द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होने के लिए वाष्प दाब को घटाना पड़ेगा, और वाष्प दाब जब घटेगा तो ताप भी क्या होगा? घटेगा। तो ताप घटने का मतलब हिमांक क्या होगा? घटेगा। एक बार फिर से समझिए, शुद्ध विलायक में विलेय मिलाए तो वाष्प दाब क्या हो गया? घट गया। अब हम लोग पढ़े हैं कि वाष्प दाब द्रव का ठोस के वाष्प दाब के बराबर है, तो जब द्रव का वाष्प दाब घट रहा है तो ताप भी घटेगा, क्योंकि ताप और वाष्प दाब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है, ताप घटाते हैं तो वाष्प दाब घटता है। उसी तरह वाष्प दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, वाष्प दाब घटेगा तो ताप घटेगा। तो वाष्प दाब यहाँ पर घट रहा है तो ताप भी क्या होगा? घटेगा। ताप घटेगा मतलब हिमांक घटेगा, यानी शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का हिमांक क्या होगा? कम होगा। तो यही जो हिमांक में कमी आती है, इसी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब इसको ग्राफ द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम ताप रख दिए केल्विन में, और यहां वाष्प दाब, ठीक है। अब शुद्ध विलायक का, जैसे ये हो गया शुद्ध विलायक, और ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है और ताप घटने पर घटता है। शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम होता है, तो विलयन का हो गया। यह हो गया शुद्ध विलायक, और यह हो गया विलयन का। दोनों द्रव अवस्था में है।
आप देख सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर, जैसे इस टेम्परेचर पर बात करें तो इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब ये हो जाएगा और इसी टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब ये होगा, यानी शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम है। अब इस विलायक का ठोस अवस्था में वाष्प दाब मान लीजिए कि हम ये मान लेते हैं, ये ठोस अवस्था में वाष्प दाब है, ठोस अवस्था में। अब हम लोग पढ़े कि जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो यह कब बराबर हो, तो देखिए इसको यहां पर लाते हैं, ये बराबर हो, यानी इस टेम्परेचर पर आकर के ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। उसी तरह इसका, तो इसको मिलाएंगे, ये हो गया, यानी ये हो गया आपका शुद्ध विलायक का हिमान, क्योंकि इस टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था की, ये द्रव हो गया, यह भी द्रव हो गया, तो द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया। देखिए ये शुद्ध विलायक की द्रव अवस्था का वाष्प दाब है और इसके ठोस अवस्था का, तो द्रव अवस्था का ठोस अवस्था का वाष्प दाब इस ताप पर बराबर हो रहा है, तो यह शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया। इसको मान लीजिए हम T0F मान लेते हैं, ठीक है। अब ये विलयन का वाष्प दाब इसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के यहाँ बराबर हो रहा है, तो यह विलयन का हिमांक TF हो गया। कौन ज्यादा है, शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा है और विलयन का हिमांक कम है, तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की अपेक्षा क्या हो गया, कम हो गया, और यही जो अंतर है इसी अंतर को हम लोग कहते हैं डेल्टा TF, यानी हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा T0F माइनस T। T0F क्या हो गया, यहां पर डेल्टा TF हो गया हिमांक में अवनमन, T0F हो गया शुद्ध विलायक का हिमांक और T हो गया विलयन का हिमांक। तो ये ग्राफ से और क्लियर हो गया हिमांक मान शुद्ध विलायक द्रव अवस्था में और ये ठोस अवस्था में, इसके ठोस अवस्था का दोनों का वाष्प दाब यहाँ पर मिल रहा है, और जिस ताप पर शुद्ध द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर वह हिमांक कहलाता है, तो विलायक का हिमांक हो गया। उसी तरह विलयन का ये द्रव अवस्था और ठोस अवस्था यहाँ पर आकर मिल रहा है दोनों का वाष्प दाब, तो यह विलयन का हिमांक हो गया, यानी विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से क्या होगा, कम होगा। और यही जो हिमांक में कमी आती है विलय मिलाने के चलते, इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसका परिभाषा लिखेंगे, बोर्ड की परीक्षा में परिभाषा पूछा जाता है। तो देखिए परिभाषा इसका, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील तथा अनपघट्य विलेय मिलाने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या देखें, डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस T। तो ये हो गया हिमांक में अवनमन। तो शुद्ध विलायक और विलयन में किसका हिमांक अधिक होगा, शुद्ध विलायक का, और विलयन का हिमांक कम होगा। अब विभिन्न प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि डेल्टा TF समानुपाती होता है मूललता के, हिमांक में अवनमन मूललता के समानुपाती होता है। मूललता समानुपाती
को हम लोग बराबर में बदलने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं केएफ। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। यहाँ केएफ हो गया मोलर अवनमन स्थिरांक, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। अब डेल्टा टीएफ केएफ इंटू एम क्या है? मूललता। मूललता क्या होता है? तो विलेय के मोल की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा टीएफ विलेय के मोल की संख्या के समानुपाती होगा, यानी हिमांक में अवनमन विलेय के मोल की संख्या के समानुपाती। विलेय के मोल की संख्या बढ़ेगी तो हिमांक में अवनमन बढ़ेगा, विलेय के मोल की संख्या घटेगी तो हिमांक में अवनमन घटेगा। यानी हिमांक में अवनमन विलेय के मोल की संख्या पर निर्भर करता है, और जो गुण विलेय के मोल की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन क्या है? तो अणुसंख्यक गुण है। ये पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में कि हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुण है कैसे। तो यहाँ देखेंगे कि डेल्टा टीएफ समानुपाती एम प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है, और एम क्या है? तो विलेय के मोल की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। डेल्टा टीएफ यानी हिमांक में अवनमन विलेय के मोल की संख्या पर निर्भर कर रहा है, और जो गुण विलेय के मोल की संख्या पर निर्भर करता है वह अणुसंख्यक गुण होता है, इसलिए डेल्टा टीएफ क्या हो गया? अणुसंख्यक गुण। अब केएफ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस फॉर्मूला से यदि m इक्वल टू 1 हो तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? केएफ। यानी यदि किसी विलयन की मोललता 1 है तो उसके हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टीएफ को ही क्या कहेंगे? केएफ कहेंगे, मोलर अवनमन स्थिरांक। एक बार फिर से देखिए, ये फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं। इस फॉर्मूला में यदि m इक्वल टू 1 हो जाए तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ हो जाएगा। m क्या है? मोललता। मोललता क्या है? तो विलेय के मोल की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। तो यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो तो उसके हिमांक में अवनमन को ही क्या कहेंगे? मोलर अवनमन स्थिरांक। तो इसकी परिभाषा हम लोग केएफ की लिखते हैं, विलयन की मोललता 1 हो तो हिमांक में अवनमन को क्या कहते हैं? मोलर अवनमन स्थिरांक यानी केएफ। मोललता 1 कब होगा? जब 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय उपस्थित हो। तो कह सकते हैं कि यदि 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील तथा अनपघट्य विलेय उपस्थित हो तो हिमांक में अवनमन को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। स्थिरांक कहते हैं। अब केएफ का मात्रा क्या होगा? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। अब एम को यदि इधर लाए तो केएफ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीएफ बटा एम। तो केएफ का मात्रक वही होगा जो डेल्टा टीएफ बटा एम का मात्रक होगा। डेल्टा टी है टेम्परेचर का मात्रक, केल्विन हो गया, और मोललता का क्या होता है? मोल पर केजी। तो केजी ऊपर चला जाएगा तो केल्विन केजी पर मोल, ये हो गया केएफ का मात्रक। अब इससे हम लोग कुछ फॉर्मूला निकालते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। क्या क्या फॉर्मूला हम लोग देखें? तो पहला फॉर्मूला हम लोग देखें
कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी। दूसरा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। थर्ड डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यदि कैपिटल डब्ल्यू ग्राम है, यहाँ पर सब टर्म आपको पहले ही बताया जा चुका है कि स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल ए जो है वह विलेय का अणु भार और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। अब इससे कुछ और फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे पूछा जाता है केएफ का फॉर्मूला, केएफ यानी मोलर अवनमन स्थिरांक यदि निकालना हो तो केएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं इसको, तो डेल्टा टीएफ इंटू ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। इसे आप केएफ डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके कभी कभी क्वेश्चन में केएफ निकालने को पूछा जाता है, तो डेल्टा टीएफ इंटू ए इंटू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। कभी कभी विलेय का अणु भार निकालने को भी पूछा जाता है, विलेय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान ए। तो ए निकालना हो तो डेल्टा टीएफ को यहां ला देते हैं, ए को यहां, तो केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला यदि आपको याद रहेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका बिल्कुल, तो किसी भी कंडीशन का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन तो इजीली बनेगा ही बनेगा, किसी भी कंडीशन का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल इस पर। देखिए क्वेश्चन, उस विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम जल में मिलाया गया है। जल के लिए केएफ का मान दिया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। उस विलयन का मान यानी टी निकालना है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम जल में, तो यहाँ विलेय कौन हो जाएगा, ग्लूकोज, तो विलेय का भार यानी स्मॉल डब्ल्यू हो गया 18 ग्राम, विलयन यानी कैपिटल डब्ल्यू 200 ग्राम, विलेय का अणु भार, ग्लूकोज का अणु भार कितना होगा, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है C6H12O6, इसका अणु भार निकालिए तो यह आएगा 180। केएफ दिया हुआ है कितना, तो 1.86। तो पहले हमको निकालना होगा डेल्टा टीएफ, तो चलिए डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। केएफ कितना है 1.86, स्मॉल डब्ल्यू 18, 1000, ए कितना है 180 और कैपिटल डब्ल्यू 200। 200 से ये 5 हो गया, 10 हो गया, 2 0.93, ये हो गया डेल्टा टीएफ। अब हमको टी निकालना है, तो टी डेल्टा टीएफ इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं टीएफ माइनस टी, टी नॉट एफ। टी नॉट एफ क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक। शुद्ध विलायक यहाँ पर क्या है, विलायक यहाँ पर जल है और शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, माइनस टी,
तो T हमको निकालना है, तो T को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो T इक्वल टू 273 माइनस TF, 273 माइनस डेल्टा TF। तो डेल्टा TF कितना है? 0.93, इसको माइनस कर देंगे, वहीं आपका आंसर आ जाएगा 1 मिनट। माइनस T को इधर लाए, माइनस टी निकालना है, ठीक है, माइनस टी इधर आएगा तो प्लस टी हो गया, और ये डेल्टा टी उधर चला गया तो 273 माइनस 0.93 यानी 272.07 केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो दिया है उसको नोट कर लिए, फॉर्मूला डेल्टा टीएफ का लगाया, डेल्टा टीएफ 0.93 आ गया। हमको विलियन का हिमांक यानी टी निकालना है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी। टी नॉट एफ कितना है? 273, माइनस टी को इधर लाए तो इधर प्लस टी हो गया, और डेल्टा टीएफ इधर गया तो माइनस हो गया, तो 273 माइनस 0.93 ये 272.0.96। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। पाँच ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में मिलाने पर हिमांक में 0.53 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। केएफ की गणना करें। क्या निकालना है? केएफ निकालना है, जल का मोलर अनमन स्थिरांक। तो चलिए क्या क्या दिया देखते हैं। यूरिया यहाँ पर स्मॉल w 5 ग्राम, यूरिया का अणुभार, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, इसका अणुभार निकालिएगा 14 2 16, 16 16 32, और 32 और 16 और 28 32 60 हो गया। 100 ग्राम जल कैपिटल W हो गया 100। हिमांक में अनमन यानी डेल्टा टीएफ 0.53। तो फॉर्मूला लगाइए केएफ, हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन ए इंटू कैपिटल W। तो केएफ निकालना है, तो डेल्टा टीएफ इंटू ए इंटू कैपिटल W अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्मॉल w इंटू 1000। डेल्टा टीएफ कितना है? 0.53, ए कितना है? 16, कैपिटल W 100, स्मॉल w 5, 1000। 3 0 से 3 0 कट गया, ये 18 8 1 31, 5 30 18 15, इतना हो गया केएफ का मान केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें हिमांक में अवनमन के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे परासरण दाब के बारे में। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मित्र संस्कार वाले।